हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है आनुवांशिकता एवं जैव विकास अर्थात हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन इस चैप्टर से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं जो पहले ही बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये दिया है विच सेक्स क्रोमोसोम डू मेल्स हैव। हमें बताना है कि पुरुषों में यहां पर दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प लिंग गुणसूत्रों से संबंधित है, अर्थात पुरुषों में इसमें से कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है। तो सामान्य रूप से अगर हम देखें तो मनुष्यों में दो सेक्स हो गए, मेल एवं फीमेल, नर और मादा। तो नर और मादा दोनों में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 23 पेयर्स। अब इस 23 जोड़ी गुणसूत्रों में से पहले जो 22 जोड़ी गुणसूत्र हैं, फर्स्ट 22 पेयर्स, इनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। और आखिरी के जो दो गुणसूत्र होते हैं अर्थात 23rd पेयर, इसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो ये कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र। इसी को हम हेट्रोसोम भी कहते हैं। तो अब ये सेक्स क्रोमोसोम जो है मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। मेल में ये सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि फीमेल अर्थात मादा में इसको एक्स और एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि सामान्य रूप से हम समजात गुणसूत्र अर्थात ऑटोसोम्स को ए और ए से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे नर में कौन सा सेक्स गुणसूत्र होता है? ये है एक्स और वाई। अगर हम विकल्पों को देखें तो पहला विकल्प एक्स और एक्स, यह गलत है। ये किस में होगा? ये होता है फीमेल का कैरेक्टर। दूसरा एक्स और वाई, तो ये सही है। तीसरा वाई और वाई, तो यह भी गलत है। चौथा वाई और जेड, यह भी गलत है। अतः इस दिए हुए प्रश्न का सही उत्तर जो है वो है विकल्प बी, एक्स और वाई गुणसूत्र। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। हमें बताना है कि किसी जीव की जो जीनी संरचना है उसे हम क्या कहते हैं। तो किसी भी जीव की दो प्रकार की संरचनाएं होती हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लें हम, चाहे प्लांट लें या एनिमल, इसमें दो प्रकार के कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं। एक जिसे हम उसका फिनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप अर्थात दृश्य रूप। फिनोटाइप क्या है? जो हमें बाहर से देखने पे कोई जीव दिखाई देता है, इसे हम इसकी मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं, आकार की। बाहर से कोई जीव कैसा दिखाई दे रहा है, ये फिनोटाइप या दृश्य रूप कहलाता है। जबकि कोई जीव अंदर से किस प्रकार से है, मतलब कोई भी जीव अंदर से किस प्रकार से है, ये डिपेंड करता है उसके जीन पे, और इस जीन के कॉम्बिनेशन को ही हम जीनोटाइप कहते हैं, अर्थात जीन रूप। तो ये जीन क्या है? जीन जो है ये डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने में हमारी सहायता करता है। तो अगर हम विकल्पों को देखें, पहला फिनोटाइप अर्थात लक्षण रूप या इसी को हम दृश्य रूप बोलते हैं, तो ये गलत होगा। दूसरा जीनोटाइप, यह सही है। तीसरा जेनेटिक्स, यह गलत है। तो जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम स्थानांतरित होने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी या पैतृक लक्षणों के बारे में अध्ययन करते हैं। और चौथा डाइवर्सिटी अर्थात विविधता या विभिन्नता, तो यह भी गलत है। अतः इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जीनोटाइप या जीन प्रारूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गार्डन प्लांट डिड मेंडल चूज फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। हमें बताना है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का सिलेक्शन या चयन किया था। तो मेंडल ने लगभग 8 वर्षों तक, 8 इयर्स तक जो है अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। किस प्लांट पर किए थे? तो ये प्लांट था पी प्लांट, मटर का पौधा। अब मटर के पौधे में भी कई सारी वैरायटी हैं, जैसे वाइल्ड पी, स्वीट पी, गार्डन पी। तो ये कौन सा पी था? इसको हम बोलते हैं गार्डन पी, अर्थात उद्यान मटर। ये भी याद रखना है। मेंडल ने
उद्यान मटर, बगीचे में जो लगाई जाती है उस मटर का अध्ययन किया था। अगर हम विकल्पों को देखें तो पहला पी, यह सही है। दूसरा हिबिस्कस अर्थात गुड़हल, जिसे हम चाइना रोज भी कहते हैं, यह गलत है। तीसरा रोज, गुलाब, यह भी गलत है। और चौथा सहतूत मलबेरी, यह भी गलत है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, मटर। अब यहाँ पर मटर का वैज्ञानिक नाम भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है पाइसम सैटाइवम, जो कि फैमिली लेग्यूमिनोसी से संबंधित है। अगला प्रश्न अगर हम देखें, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी अंडर विच वेरिएशन एंड हेरिडिटी आर स्टडीड इज कॉल्ड। हमें बताना है कि जीव विज्ञान की उस शाखा का नाम क्या है जिसके अंतर्गत हम विभिन्नता एवं आनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशन दोनों का अध्ययन करते हैं, यह कहलाती है जेनेटिक्स अर्थात आनुवांशिकी। तो आनुवांशिकी के अंतर्गत जो है हम इन दोनों गुणों का या दोनों लक्षणों का अध्ययन करते हैं। और फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है ये कहते हैं मेंडल को। तो ये भी याद रखना है। और जेनेटिक्स शब्द जो है ये टर्म किसने दिया था? तो ये शब्द जो है बैटसन ने दिया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैटसन ने ये शब्द दिया था, जबकि मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। सो अगर हम ऑप्शंस देखें, पहला पैलियोंटोलॉजी, यह गलत होगा। पैलियोंटोलॉजी अर्थात जीवाश्म विज्ञान, जिसमें हम मृत जीवों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं। जो डेड बॉडीज होती हैं प्लांट और एनिमल्स की, उसका हम स्टडी करते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म का। दूसरा एम्ब्रियोलॉजी, यह भी गलत है। एम्ब्रियोलॉजी में हम एम्ब्रियो अर्थात भ्रूण का अध्ययन करते हैं। तीसरा बायोलॉजी, यह भी गलत है। तो बायोलॉजी में तो हम बहुत सारी चीजों का अध्ययन करते हैं, बट स्पेसिफिकली वेरिएशन और हेरिडिटी, इन दोनों के स्टडी के लिए हमको जो है बायोलॉजी की ही एक ब्रांच जिसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। तो विकल्प डी जो है ये करेक्ट है। जेनेटिक्स के अंतर्गत जो है हम इन दोनों कैरेक्टर्स वेरिएशन और हेरिडिटी को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ। हमें बताना है कि जो गुणसूत्र हैं वो किन से मिलकर के बने होते हैं। तो गुणसूत्र, यहाँ पर क्रोमोसोम का मतलब क्या है? तो क्रोमो मीन्स कलर्ड और सोम मीन्स बॉडी। सो न्यूक्लियस के अंदर कुछ विशेष प्रकार की धागेनुमा संरचनाएं दिखाई देती हैं। इन धागेनुमा संरचनाओं को हम क्रोमैटिन थ्रेड या क्रोमैटिन धागे कहते हैं। और यही धागे जब कोशिका विभाजित होती है, सेल डिवाइड होती है, तो कंडेंस होकर के सिकुड़ करके क्रोमोसोम में परिवर्तित हो जाते हैं। और ये क्रोमोसोम एक विशेष प्रकार की केमिकल या डाई के द्वारा जब स्टेन किए जाते हैं तो कलर्ड दिखाई देते हैं। इसलिए क्रोमोसोम मीन्स कलर्ड बॉडी। अब क्रोमोसोम जो है ये बेसिकली दो चीजों से मिलकर के बने होते हैं। एक तो होता है यहाँ पे डीएनए और दूसरा होता है प्रोटीन। सो प्रोटीन में दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एक को हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन और दूसरे को नॉन हिस्टोन प्रोटीन या नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, NHC। तो ये दोनों ही याद रखने हैं। स्पेशली जो हिस्टोन प्रोटीन है इसको याद रखना है। हिस्टोन प्रोटीन जो है ये यूकैरियोटिक सेल्स का फीचर है। यूकैरियोट्स मीन्स ससीम केंद्री, ऐसे कोशिकाएं जिसका केंद्रक विकसित होता है उन्हें हम ससीम केंद्रीय कहते हैं। तो अगर हम ऑप्शंस देखें, पहला डीएनए, ये गलत होगा। दूसरा प्रोटीन, यह भी गलत होगा। तीसरा डीएनए और प्रोटीन, यह सही है। और चौथा इनमें से कोई नहीं, तो ये भी गलत होगा। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, डीएनए एंड प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द वर्ड जीन। हमें बताना है कि जीन शब्द जो है यह किसने दिया था। सो जीन, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, जीन क्या है? एक डीएनए का टुकड़ा, अ पीस ऑफ डीएनए। और इसका काम क्या है? सो ये कैरेक्टर्स को इनहेरिट करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। सो ये पर्टिकुलर कैरेक्टर से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी हम पर्टिकुलर पर्सन में देखें आई कलर, तो आई कलर के लिए एक जीन होगा। ऐसे ही अगर हम किसी प्लांट की हाइट देखें
तो हाइट के लिए एक जीन होगा। ऐसे ही अगर हम सीड का शेप देखें, जैसे कि राउंड या रिंकल्ड, तो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर जीन होगा। तो जीन क्या है, कैरेक्टर्स को डिसाइड करता है। और जीन शब्द जो है ये सबसे पहले जोहानसन ने दिया था। सो अगर हम ऑप्शंस देखें, पहला मेंडल, ये रॉन्ग होगा। दूसरा डार्विन, ये भी रॉन्ग होगा। तीसरा जोहानसन, ये सही है। और चौथा लेमार्क, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर क्रोमोसोम्स फाउंड। हमें बताना है कि क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र जो है यह कहाँ पाए जाते हैं। सो गुणसूत्र मेनली अगर हम देखें तो ये एक कोशिका हुई, हम कोई भी कोशिका ले सकते हैं, प्लांट सेल या एनिमल सेल। प्लांट सेल या एनिमल सेल याद रखना है, दोनों ही यूकैरियोटिक सेल्स हैं। यूकैरियोटिक मीन्स ससीम केंद्रीय कोशिकाएं। तो ससीम केंद्रीय कोशिकाओं के अंदर जब हम देखते हैं तो यहां पर एक केंद्रक होगा, न्यूक्लियस। ये क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि केंद्रक का एक भाग है, इसे ही हम केंद्रक कहते हैं। और इस केंद्रक के अंदर बहुत सारी धागेनुमा संरचनाएं होंगी। इन धागेनुमा संरचनाओं को ही हम क्या बोलेंगे, इन्हीं को हम बोलेंगे क्रोमोसोम। तो ये संरचनाएं ही क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र कहलाती हैं। तो गुणसूत्र कहां पर होते हैं, केंद्रक के अंदर। किन कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक सेल में। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल लें, प्रोकैरियोटिक मीन्स असीम केंद्रीय, तो असीम केंद्रीय कोशिकाओं में केंद्रक होता ही नहीं है, न्यूक्लियस नहीं होता है। वहां पे गुणसूत्र जो है कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में फैले होते हैं। यहाँ पर जो स्थान है, इस स्थान में जो भी संरचनाएं हैं, इन सबको हम कलेक्टिवली साइटोप्लाज्म अर्थात कोशिका द्रव्य बोलेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये कहां पर होगा, कोशिका द्रव्य में, जबकि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस में। यहाँ पर ऑप्शन में कुछ भी नहीं दिया है कि प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, तो इन जनरल जो है हमको ऐसे क्वेश्चंस में यूकैरियोटिक सेल्स को ही कंसीडर करना होता है। सो पहला ऑप्शन ए सेल, ये गलत होगा। है तो सेल में, बट सेल के अंदर यहाँ पर स्पेसिफिक न्यूक्लियस भी दिया है। सो न्यूक्लियस या केंद्रक, ये सही होगा। बी टिश्यू, ऊतक, यह भी गलत होगा। और डी इनमें से ऑल ऑफ दीज, तो ये भी गलत है, क्योंकि केवल सी विकल्प जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। हमें बताना है कि आनुवांशिकी का जनक या पिता किसे कहा जाता है। तो पहले ही हम लोगों ने देख लिया है, फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है मेंडल को कहते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स, जिन्होंने मेंडल के पौधे पर लगभग 8 वर्षों तक अध्ययन किया और आनुवांशिकी के नियम प्रस्तुत किए। सो पहला है ए चार्ल्स डार्विन, ये गलत है। चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक लिखी थी, और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इन्होंने बताया था कि नई जातियों की उत्पत्ति जो है कैसे होती है। दूसरा ग्रेगर जॉन मेंडल, ये सही है। तीसरा लेमार्क, तो यह भी गलत है। लेमार्क भी एवोल्यूशन से जुड़े थे। एवोल्यूशन अर्थात उद्विकास, जो इस चैप्टर का दूसरा हाफ है, इसे ही हम एवोल्यूशन कहते हैं। तो डार्विन और लेमार्क दोनों ही एवोल्यूशन से कनेक्टेड हैं। दोनों ने ही एवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में अपनी अपनी थ्योरी दी थी। डार्विन की थ्योरी यहाँ पे हमने देखी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और लेमार्क की थ्योरी क्या थी, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ये लेमार्क की थ्योरी थी। सो लेमार्क और डार्विन दोनों ही गलत हैं। और चौथा वीजमैन या वाइजमैन, तो ये भी गलत है। वाइजमैन ने लेमार्क की थ्योरी को गलत साबित किया था। इन्होंने चूहों की 22 पीढ़ियों का अध्ययन किया था और प्रत्येक पीढ़ी में पूंछ को काटने के पश्चात देखा था कि अगली उत्पन्न हुई पीढ़ियों में पूंछ फिर से आती है। अर्थात जो लेमार्क ने बोला था ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं, तो पूंछ काटने के बाद भी कैरेक्टर्स इनहेरिट नहीं हो रहे थे। मतलब अगली पीढ़ी में जो चूहे आ रहे थे उनमें भी पूंछ थी। तो इस प्रकार से वाइजमैन ने लेमार्क के कैरेक्टर्स, लेमार्क के एक्सप्लेनेशन को रॉन्ग प्रूव किया था। क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन गैमीट इज। सो हमें बताना है कि मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। सो ह्यूमन गैमीट्स या युग्मक क्या है? सो युग्मक वो विशेष सेल्स या
संरचनाएं हैं जो मियोसिस अर्थात रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस को ही हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन, या अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात ये संरचनाएं निर्मित होती हैं। अब अर्धसूत्री विभाजन क्या है? तो ऐसा विभाजन जो केवल जनन कोशिकाओं में ही होता है। जनन कोशिकाएं, या हम इन्हें रिप्रोडक्टिव सेल्स बोलते हैं, तो केवल रिप्रोडक्टिव सेल्स में ही देखने को मिलता है। और इस डिवीजन के पश्चात जो भी संरचनाएं बनेंगी उन्हें हम गैमीट्स अर्थात युग्मक बोलेंगे। सो मेल में मेल गैमीट अर्थात स्पर्म, और फीमेल में फीमेल गैमीट अर्थात ओवम या ओवा या एग बोलते हैं इसी को। सो ये हुआ फीमेल गैमीट। सो ये दोनों ही स्पर्म और ओवम दोनों ही कैसे होते हैं? अगुणित। अगुणित को n से प्रदर्शित करते हैं। अगुणित मीन्स जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो, इसे हम हैप्लॉइड या अगुणित कहते हैं। सो जितने भी गैमीट होंगे वो कैसे होंगे? अगुणित होंगे, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी। तो मानव में अगर हम गुणसूत्रों की संख्या देखें तो कितनी होती है? 23 जोड़ी या 46। तो इससे जब युग्मक बनेंगे तो युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 23 होगी। तो इसका ऑप्शन अगर हम देखें तो पहला 22 ये गलत है, दूसरा 23 ये सही है, तीसरा 11 यह भी गलत है, और चौथा 24 यह भी गलत है। सो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी 23। और अंत में लास्ट क्वेश्चन, द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट्स इन F1 जनरेशन ड्यूरिंग मेंडल्स मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट इज। सो हमें बताना है कि मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, एक संकर संकरण एवं द्विसंकर संकरण, यहाँ पर केवल एक संकरण के लिए पूछा गया है। तो उस दौरान F1 पीढ़ी में जो लंबे और बौने पौधे बनते हैं उनका लक्षण प्रारूपी अनुपात क्या होगा? सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस सबसे पहले क्या है? एक संकर संकरण क्या है? जब एक लक्षण को ध्यान में रखकर या एक लक्षण के दो विपर्यासी गुणों को ध्यान में रख करके संकरण कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया जैसे कि पी में, मेंडल ने पी पे अपना स्टडी किया था। सो मटर के पौधे में हमने मान लिया फ्लावर कलर जो है ये ले लिया, फ्लावर कलर पुष्प का रंग। सो पुष्प के रंग में फिर से दो जो हैं विपर्यासी गुण हैं, एक जिसे हम रेड या लाल कहेंगे और दूसरा व्हाइट जिसे हम सफेद कहेंगे। तो रेड क्या है? ये प्रभावी लक्षण है, डोमिनेंट है, और व्हाइट क्या है? ये अप्रभावी लक्षण है अर्थात रिसेसिव है। और जब इन दोनों के बीच में संकरण कराएंगे तो इसे ही हम एक संकर संकरण कहेंगे। तो अगर हम रेड और व्हाइट इन दोनों के बीच में क्रॉस कराएं, रेड को हम कैसे राइट करेंगे? कैपिटल आर आर, और व्हाइट चूंकि अप्रभावी है इसलिए इसको स्मॉल लेटर से स्मॉल आर आर। तो यहां से सारे युग्मक कैपिटल आर टाइप के होंगे, यहां से सारे युग्मक स्मॉल आर टाइप के। तो ये क्या रिजल्ट आया? ये पहली पीढ़ी का रिजल्ट आ गया। और जब हमको दूसरी पीढ़ी चाहिए तो दूसरी पीढ़ी के लिए हमको क्या कराना होगा? सेल्फिंग। सेल्फिंग जो है वो सेम प्रकार के पौधों के बीच में होगा। सेल्फिंग को हम क्या बोलेंगे? स्वसंकरण। यहाँ पर क्या था? क्रॉसिंग, जो कि विपरीत प्रकार के लक्षणों के मध्य में था। यहाँ पर ये रेड था, यहाँ पर ये व्हाइट था, लेकिन यहाँ पे ये भी रेड है और ये भी रेड है, क्योंकि एक कैपिटल आर जो है वो रेड को एक्सप्लेन करेगा। सो यहाँ से अभी दो प्रकार के गैमीट आने वाले हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर। यहाँ से भी दो प्रकार के गैमीट आएंगे, कैपिटल आर और स्मॉल आर। इसको अगर हम अगले पेज पे डिस्कस करें, सो सिंपली कैपिटल आर स्मॉल आर ये एक प्लांट से हुआ और दूसरे प्लांट से ये हो गया कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब यहाँ पर हम पुन्नेट स्क्वायर से इसको अगर सॉल्व करें चक्कर विधि से, तो ये यहाँ पर कैरेक्टर्स हो गए। एक साइड हमने मेल ले लिया, दूसरी साइड फीमेल ले लिया। अब इनको जो है हमको जस्ट ऐड करके राइट करना है। कैपिटल आर आर यहाँ पर आएगा, इधर से कैपिटल आर, इधर से कैपिटल आर, यहाँ पर इधर से स्मॉल आर और इधर से कैपिटल आर। सो ये आ गया। ऐसे ही यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर और इधर स्मॉल आर स्मॉल आर। सो क्या हमको दिखाई दे रहा है? कैपिटल आर आर और कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर।
अब हमको क्या बताना था यहाँ पे इस प्रश्न में? सो इस प्रश्न में हमें बताना था लक्षण प्रारूपी अनुपात। सो लक्षण प्रारूपी अनुपात क्या है? जो हमें बाहर से देखने पे दिखाई देता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? फिनोटाइप या फिनोटाइपिक रेशियो। सो बाहर से देखने पर ये भी रेड दिखाई देगा और ये भी रेड दिखाई देगा। अब इसकी संख्या तो केवल कैपिटल आर आर वाले की संख्या केवल एक ही है, लेकिन जो कैपिटल आर स्मॉल आर है इसकी संख्या कितनी है? 2 है। तो ये 1 हुआ और ये 2, दोनों मिलके रेड दिखाई देंगे। तो रेड कितने हो गए? 3। और ये कैसा दिखाई देने वाला है? ये दिखाई देगा व्हाइट, क्योंकि ये अप्रभावी है। सो फिनोटाइप जो अनुपात हुआ वो क्या हुआ? 3:1। फिनोटाइप अनुपात क्या होगा? 3:1। यहीं पर अगर हम इसका जीनोटाइप अनुपात देखें, सो जीनोटाइप अनुपात क्या होगा? ये अलग है, ये प्योर रेड है, तो प्योर रेड कितना हुआ? 1। ये कैसा है? हाइब्रिड रेड, कैपिटल आर स्मॉल आर कैसा है? ये हो गया हाइब्रिड रेड, या इसको संकर लाल बोलेंगे, कितना है? 2। और ये कैसा हो गया? प्योर व्हाइट। सो प्योर व्हाइट कितना है? ये भी 1 है। सो यहाँ पे जो अनुपात आया 1:2:1, ये हो गया जीनोटाइप का रेशियो। सो अगर हम इसका आंसर देखें, सो इसका आंसर होगा फिनोटाइप का 3:1, जबकि 1:2:1 ये गलत होगा, ये जीनोटाइप का है। तीसरा और चौथा 9:7, 2:1 यह भी गलत है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 3:1। आशा करते हैं ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें और प्लीज इसको लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।